हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो हमारा क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ये एक स्प्रिंग और मान लेते हैं कि ये मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम। जब हम स्प्रिंग पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं इस स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब ये एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग भी एक फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो जब हम लोग इस स्प्रिंग पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस्ड हो गया। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल को रिमूव करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये मूव करने लग जाता है, यानी मोशन में आ जाता है। और इस स्प्रिंग के मोशन करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसमें पहले से कोई एनर्जी स्टोर्ड था, यानी जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस किए तो उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। और जैसे ही हम लोग एफ एक्सटर्नल को रिमूव किए तो ऐसे ही स्प्रिंग क्या हुआ, वो मोशन करने लगा। जब हम लोग किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो जो वर्क डन होता है वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी जब हम स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको किसी पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ही हम लोग एफ एक्सटर्नल को रिमूव करेंगे तो ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होने लगता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और दोनों का जो समेशन होगा वो कॉन्जर्व्ड रहेगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो। एनर्जी का जो समेशन है वो ज़ीरो हो रहा है, यानी इस केस में एनर्जी जो होगा वो कॉन्जर्व्ड रहेगा। तो इस तरह से जब भी किसी सिस्टम का एनर्जी कॉन्जर्व्ड रहता है और उसमें जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंजिंग होते रहता है और दोनों का जो समेशन होता है वो जीरो के बराबर होता है। यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जैसे एक स्टोन है, इसको ज़मीन से उठा के किसी पॉइंट पे अगर रखा जाता है तो इस पर भी जो वर्क किया जाता है वो एफ एक्सटर्नल के द्वारा किया जाता है, यानी इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि इस स्टोन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और इस स्टोन का पोजीशन चेंज होकर किसी हाइट एच पर हो गया। तो जब हम लोग इस पे एक्सटर्नल वर्क कर रहे होते हैं तो इस स्टोन पर एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है इस स्टोन को ऊपर उठाने के लिए। और इसमें भी एक एनर्जी स्टोर्ड रहता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और वो mgh के बराबर होता है। और जैसे ही हम लोग इस स्टोन को रिलीज़ करते हैं वो वापस ज़मीन पे गिरने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होकर रहता है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि जब भी हम लोग स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे फोर्सेस के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर्ड होकर रहता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हम लोग एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे।
अब अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के इंटरेक्शन में लाएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम लोग इसको कूलम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम लोग इस चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज की ओर मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जब भी हमको इस चार्ज को इस क्यू चार्ज की ओर मूव कराना पड़ेगा तो उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इस चार्ज को मान लेते हैं किसी पॉइंट R से P पॉइंट तक अगर हम लाते हैं, तो जब हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो उस चार्ज में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग F एक्सटर्नल को रिमूव करेंगे, ये Q चार्ज जो है वो अपने पोजीशन से हटकर मूव करने लगेगा। तो इस तरह से चार्ज में भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होकर रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल R पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी R था, तो जब हम इस चार्ज पर वर्क किए यानी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए जिसके चलते ये चार्ज इस पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क करना पड़ा। तो यहाँ पे एनर्जी UR जो था इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर एनर्जी जो होगा वो UP इक्वल टू UR प्लस वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UR था। अब हमने एक वर्क डन किए तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो गया और यहाँ पे UP पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो UR प्लस W के बराबर होगा, क्योंकि हमने कुछ वर्क डन किया तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी UP हो गया या इंक्रीज़ कर गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं UP माइनस UR इक्वल टू वर्क डन, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू W। और हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। और ये जो वर्क डन है ये हम लोग F एक्सटर्नल के चलते बात कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पे वर्क डन करेगा वो F एक्सटर्नल के द्वारा किए गए वर्क डन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है प्लस Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q, इसको हम लोग R पॉइंट से P पॉइंट तक लाया जाता है। और मान लेते हैं कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो R है और Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल R। और मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी F एक्सटर्नल के द्वारा जो इस चार्ज पे वर्क डन किया गया यहाँ तक लाने के लिए, मान लेते हैं कि DR हो गया। तो हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डॉट DR फ्रॉम पॉइंट R टू P। R से P पॉइंट तक लाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वो F एक्सटर्नल डॉट DR हो गया। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि R टू P। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें या कूलम फोर्स की बात करें, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ FE डॉट DR, क्योंकि ये जो वर्क डन है F एक्सटर्नल के द्वारा वो किए गए वर्क डन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है या ऑपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं FE जो होता है वो Q बाय R स्क्वायर डॉट DR, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R टू P Q R स्क्वायर DR cos 180।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इस चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के क्यू आर स्क्वायर डी आर कॉस 180। और हम लोग जानते हैं कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर डी आर -1। और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी R2P। और के क्यू ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया dr/r²। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा के क्यू -1/r P2r हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन जो होगा फ्रॉम R टू P इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया और वो के और ये के क्यू 1/P - 1/r हो गया। तो ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर हम लोग इस P पॉइंट को और अगर हम लोग इस R पॉइंट को इन्फिनिटी मान लें, यानी मान लेते हैं कि चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो के क्यू 1/r - 1/∞। तो 1/∞ ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -k r। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इक्वल टू के क्यू/r। यानी अगर हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा -k/r के बराबर। और हम लोग पहले देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो था UP - UR इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते जो वर्क डन हो रहा था वो नेगेटिव हो रहा था। और UR जो है यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जिसके कारण चार्ज पे किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा और उस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। इसलिए अगर हम लोग R को इन्फिनिटी पे माने तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं UP - U इन्फिनिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू UP हो गया और नेगेटिव ऑफ, और ये हो गया 0, तो ये बचा UP। और वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ये हो जाएगा -k/r। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P वो हो जाएगा k/r। हम लोग कह सकते हैं कि P पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो k/r के बराबर होगा। यानी अगर हम लोग इस P पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो k/r के बराबर होगा। और हमने यहाँ पे एक चीज़ मान रखा है कि Q पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो हम लोग इस R को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू UP इक्वल टू k/r के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म जो होगा वो k/r। यानी अगर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, मान लेते हैं कि ये +Q है और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो k/r के बराबर होगा अगर दोनों के बीच डिस्टेंस r होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से
लाते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो KQ/R के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं कि F एक्सटर्नल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, हालांकि ये जो F एक्सटर्नल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा ही बड़ा है सकते हैं, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और F एक्सटर्नल को बराबर ही मान सकते हैं, जिसके कारण जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लाने में एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर हम लोग कह सकते हैं किसी टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के सामने जब लाते हैं तो उसका स्पीड जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, जिस कारण उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और F एक्सटर्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। और सेकेंड चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि वर्क डन जो है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो इस तरह के वर्क डन में जिस तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं उन फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। और हम लोग तीसरा पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में भी कूलम्ब फोर्स जो होगा वो भी कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो Gm1m2/r² के बराबर होता है। और अगर हम लोग कूलम्ब फोर्स की बात करें तो वो KQ1Q2/r² के बराबर होता है। और यहाँ अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स में G का यूज़ किया जाता है और कूलम्ब फोर्स में K का। और यहाँ हम लोग M के जगह पे Q1 को रिप्लेस कर सकते हैं और M2 के जगह पे Q2 को रिप्लेस कर सकते हैं, और दोनों ही r² के इन्वर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स भी जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ का डिस्कस कर सकते हैं, या और एक पॉइंट का डिस्कशन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी हम लोग अगर किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं कि P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी P था और उस पर हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया अल्फ़ा माइनस, फिर UR पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो UR था और उसमें भी हमने एक अल्फ़ा ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो UP प्लस अल्फ़ा माइनस UR माइनस अल्फ़ा, और ये कट जाएगा तो UP माइनस UR इक्वल टू डेल्टा U, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रह रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से जब भी किसी पॉइंट चार्ज को किसी चार्ज के या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन में लाया जाता है तो उस चार्ज पे क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। तो आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग और डेरिवेशन दोनों समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर इस तरह के वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।